नमस्कार दोस्तों, जय माता जी की। तो अपन ने कल जो पाठ पढ़ा, ये राजा, किसान और नगर, इसके 5 टॉपिक अपने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। छठा, सातवां, आठवां आज अपने इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो कल अपन ने 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया था, उसमें मगध का जिक्र किया था, फिर प्रिंसेप और पियदस्सी का भी अपन ने जिक्र किया था, अशोक का, और मौर्य साम्राज्य का जिक्र किया था, थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य का भी जिक्र किया था। और जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, जो राजगाह को हटाकर पाटलिपुत्र बनाई गई, उनके सब के बारे में, और जो मगध का मजबूती का जो कारण था उस वगैरह के बारे में सब अपन ने देखा। आज अपन देखेंगे नगर एवं व्यापार देखेंगे, फिर इसमें नए नगर हैं, जो नगरीय जनसंख्या है, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार और सिक्के और राजा है, फिर इसमें मूल बातें जो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे, फिर ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि कैसे पढ़ी गई ये देखेंगे, और अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य कौन से है, और फिर अभिलेख साक्ष्य की जो सीमा है वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये क्लास अपन जल्द से जल्द करके लगभग 20 मिनट में खत्म करना चाहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 25 मिनट में खत्म करें, ये अपनी कोशिश रहेगी। तो थोड़ा फास्ट खींचेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नगर, ठीक है, नगर एवं व्यापार। तो लगभग जो नए नगर है ना, वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बसने आरंभ हो चुके थे, ठीक है ना। और जो अधिकांश जो नगर थे ना, वो किसी न किसी महाजनपद की राजधानी थी। जैसे आज भी बड़े बड़े शहर है, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है, जयपुर है, जो बड़े बड़े जो राजधानी है वो बड़े बड़े शहर है ना। तो उस समय भी जो बड़े बड़े शहर थे वो सब किसी न किसी महाजनपद की राजधानी थे, ठीक है, जहाँ पर किले बसे हुए थे, और उन्हीं किलों के अंदर वो वहाँ के शासक निवास करते थे, ठीक है। और जो लगभग सभी ना, जो सभी जो नगर है वो संचार राजमार्गों पर बसे हुए थे। किसमें? संचार मार्गों पर, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे संचार राजमार्गों पर बसे थे। उसके बाद में अपने कुछ स्पेशली कुछ 3-4 नगरों की बात करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र है, वो नदी मार्ग पर बसा हुआ था। पटना आज भी नदी किनारे है। उज्जैनी है, वो भूतल मार्ग पर बसा हुआ था, इंपॉर्टेंट था जो भूतल मार्ग वहाँ पर। जैसे पुहार है, एक पुहार नामक जो नगर भी था, वो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, ठीक है ना। फिर अपने मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र था। आज भी मथुरा इन्हीं चीज़ों का जीवंत केंद्र है। वहाँ सामाजिक स्थिति भी देख सकते हैं, वहाँ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर प्रकार से अपने सांस्कृतिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। मथुरा देखेंगे तो पता चलता है, ठीक है ना। ये तो ही नगर की बात। इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी है कि अधिकांश मार्ग थे वो संचार मार्गों नगर थे जो संचार मार्गों पर बसे थे, और जो ज़्यादातर नगर थे वो किसी न किसी महाजनपद की राजधानी थे। फिर अपने पाटलिपुत्र के बारे में, जो नदी मार्ग पर था, जो उज्जैन था भूतल मार्ग पर था, जो पुहार है समुद्र किनारा था, यह मथुरा है जो व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र था। आज मैंने इसलिए पहले लिख लिया ताकि समय कम से कम लगे, ठीक है ना। मेरे लिखने में ज़्यादा समय लगेगा और फिर आप लोगों को समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना, ये 4 नगर अपन ने देख लिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हो गया नए नगर है ना, ये हो गया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं नगरीय जनसंख्या। तो इसमें सम्राट और शिल्पकार के बारे में अपने बात करें तो जो अपने पहले कह दिया ना कि जो राजा थे वो किलेबंद जो नगर होते थे उनके अंदर उनका निवास रहता था, ठीक है ना। और अपन नगरीय जनसंख्या की बात करें उस समय, तो उस समय की नगरीय जनसंख्या के बारे में अगर पता करना चाहें तो कुछ सीमित ही चीज़ें अपने पास हैं, क्योंकि अपना ज़्यादा बड़ी खुदाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये नगर अब वर्तमान में भी बसे हुए हैं और वर्तमान में भी वहाँ जनसंख्या निवास करते हैं। तो उनको हटा के तो ऐसा नहीं कि तुम हटो भाई, हम यहाँ पर खुदाई करेंगे, पुरानी चीज़ें निकालेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो अधिकांश जो नगर हैं उनमें अभी भी जनसंख्या बसी हुई है, इसलिए अपन इनको ज़्यादा खुदाई वगैरह संभव नहीं है। और क्योंकि हड़प्पा से ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि हड़प्पा तो पूरी खाली हो गई थी और आज भी वहाँ कोई नहीं रहता, तो वहाँ का अपन अध्ययन पूरी खुदाई करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुरावशेष के नाम पर अपने को कुछ थालियाँ, कटोरियाँ ऐसी प्राप्त हुई है जिन पर उत्कृष्ट मतलब तरीके से कलई चढ़ाई हुई थी, मतलब चिकनी और उत्कृष्ट रूप से कलई चढ़ाई हुई थी। उनको अपन उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, चमकदार कलई चढ़ी है, ठीक है। ऐसे बर्तन और थालियाँ जिन पर चमकदार कलई चढ़ी थी, जो उत्कृष्ट नमूने थे, उन्हें उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछो, उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहा जाता है? तो उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र उन पात्रों को कहा जाता था जिनके ऊपर उत्कृष्ट रूप से चमकदार कलई चढ़ाकर उनको आकर्षक बनाया गया था, ठीक है ना। ये हुई बात कृष्ण मार्जित पात्रों की, ठीक है। और हमें यहाँ से दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं, कुछ शिलालेखों में मिले हैं, कुछ ताम्रपत्रों में मिले हैं, ठीक है। ये दान करने के यहाँ पर कौन कौन है? राजा भी दान कर रहा है, व्यापारी दान कर रहा है, आम जनता भी दान कर रही है। तो जो राजा और व्यापारी के दान पत्र हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और फिर आगे बात करें
और इनके ऊपर क्या है, दान पात्र जो थे ना, इन पर दानदाताओं के नाम भी लिखे थे। आज भी दानदाता का नाम लिखे हैं। कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, कोई जैसे मतलब प्याऊ बनाते हैं तो उसके ऊपर सब फलाना फलाना जी के सुपुत्र, फलाना जी की सुपुत्री वगैरह सब पूरी पूरी डिटेल लिखते हैं ना। तो उस समय भी ये लोग अपनी डिटेल लिखते थे, ठीक है ना। और अपन ने उत्कृष्ट मार्जित पात्रों के साथ साथ अपन ने ये बात नहीं करी कि यहाँ पर है ना हाथी दांत, चांदी, कांस्य, तांबे और इन सब चीज़ों के भी अपने को यहाँ पर आभूषण प्राप्त हुए हैं। जैसे शीशे के भी हुए हैं, हाथी दांत वगैरह का चूड़ा आज भी खूब महंगा आता है, आपको पता है। एक एक चूड़ा 80-80 हज़ार का, 90-90 हज़ार का चूड़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अपन को मिली है। चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे, इन सभी तरह के अपने को वहाँ पर आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और अपन ने ये भी जिक्र करें कि नगर में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में भी विवरण इन दान पात्रों में लिखे हैं। दान पात्रों में किन विवरण लिखे हैं? धोबी का, बुनकर का, लिपि का, बढ़ई का, कुम्हार का, स्वर्णकार का, और जैसे मान लो अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में भी अपने को यहाँ पर विवरण प्राप्त होता है, ठीक है ना। किन से? दान पात्रों से। आगे बढ़े। और यह है कि यहाँ पर जब मांग बढ़ने लगी शिल्पों की, तो हो सकता है कि लोहे की चीज़ों का, लोहे के औजारों का वहाँ प्रयोग होने लगा हो, और इनकी जो बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, आज भी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाकर कपड़े वगैरह बुनाई शुरू हुई है ना। तो उस समय बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए लोहे के उपकरणों का उपयोग किया गया था, ऐसा संभव है, ठीक है ना। अब उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार अपने पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ लिया आपने। और अब पढ़ते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, ठीक है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार अगर देखें तो ये देखो, मान लो ये भारत है, ठीक है। ये भारत है, पूरा प्रायद्वीप है, और ऐसा मतलब पूरा मान लो कि ये इधर चीन वगैरह की भी मान लो। तो दो तरफ से होता था, मतलब जो स्थलीय मार्ग था वो तो कम्प्लीटली मतलब खूब सारे लंबी लंबी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पश्चिम मध्य एशिया तक के लंबे लंबे व्यापारिक मार्ग थे, भूतल मार्ग, ठीक है ना। ये भूतल मार्गों की बात कर ली कि भूतल मार्गों का पूरा जाल बिछा हुआ था इधर इधर उधर उधर जगह जगह, ठीक है। उन पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी थे। और अब दूसरे, ये तो हो गई स्थलीय या भूमार्गों की बात, और दूसरी होगी जलीय। तो जलीय में इधर कौन सा है? अरब सागर है ना, और इधर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इन दो जगह से व्यापार हो रहा है जलीय मार्ग से। तो अरब सागर है, जाहिर सी बात है, इधर क्या है? अफ्रीका वगैरह है, तो इधर से व्यापार होगा वो अफ्रीका वगैरह से होगा, अफ्रीका से होगा। और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी जो एशियाई क्षेत्र है या पश्चिम मध्य एशियाई क्षेत्र है, उनसे व्यापार होगा, उत्तरी अफ्रीका से होगा, ठीक है ना। और इन सब से व्यापार होगा। भूमध्य सागर तक जाके रोम से भी अपन यहाँ से व्यापार करेंगे, ठीक है ना। आगे अपन जिक्र करेंगे रोम में क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो ये देखो, जैसे ये पॉइंट में ना रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के बीच में आपको पता है ना भूमध्य सागर है वहाँ पर। तो यहाँ से नाव जाती थी, जहाज जाती थी जो भूमध्य सागर में जाती थी, और रोमन साम्राज्य से यहाँ व्यापार होता था। चलो इसका यहाँ जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में किस चीज़ की डिमांड थी? तो वहाँ का काली मिर्च थी, मिर्च मसाले वगैरह ना, मसाले। जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना भरा, तो वो सोना वहीं से आया है। मसाले बेच बेच के अपने सोना लेते थे, ठीक है ना। तो मसाले, काली मिर्च, और कपड़ा और जड़ी बूटियाँ ना, इनकी मांग बहुत ज़्यादा रोमन साम्राज्य में थी, जो अरब सागर के माध्यम से होते हैं, भूमध्य सागर में से होते हैं, जल मार्ग से अपन इसका व्यापार करते थे, ठीक है ना। यह आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे पॉइंट आगे बढ़ो से यहाँ पढ़ो, बात तो सेम ही है, ठीक है ना। फिर बंगाल की खाड़ी से कहाँ से होता था? तो इधर चीन है, तो चीन का रेशम मार्ग भी आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इधर चीन के साथ भी अपना व्यापार था, आज भी व्यापार है। आज तो अपन घाटे में जा रहे हैं, अपन इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो अपन मजबूत होंगे, और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो अपन कमज़ोर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे जो अपने पास विदेशी मुद्रा व्यापार भंडार है ना, वो कम होता चला जाएगा। तो उस समय भी चीन से अपना व्यापार होता था, तो वो होता था बंगाल की खाड़ी के माध्यम से। अरब सागर से होता था उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ऐसे देश, और इन सब से होता था, और रोमन साम्राज्य से होता था, और बंगाल खाड़ी से चीन से होता था, ठीक है ना। ये बात हुई उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार के बारे में। और बाहर के व्यापार के बारे में अपन बात करें तो स्थलीय मार्ग था, ये लंबा था जी, लंबा होता था। लेकिन ये समुद्री मार्ग ये छोटे भी होते थे, इनमें ईंधन वगैरह का खर्चा भी कम आता था, बैलगाड़ी वगैरह का उपयोग की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो लाभ होता था वो मोटा लाभ होता था, मतलब अच्छा लाभ होता था। और जो ये व्यापारिक मार्ग है, चाहे सामुद्रिक हो चाहे स्थलीय हो, इनकी सुरक्षा के लिए राजा
और सामंत वर्ग जो थे वो कर वसूलते थे या उनसे कुछ न कुछ वसूल करते थे उनकी सुरक्षा देने के लिए, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूल करते थे। आज क्या होता है, आज भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर तो सीधे तो नहीं वसूलते, लेकिन जनता से, व्यापारियों से टैक्स तो आता है ना। और जब किसी राजमार्ग वगैरह जो हाईवे वगैरह उन पर लूट होती है, रात को पुलिस गश्त करती है ना, वैसा भी उस समय मान सकते हो, उसमें सीधा ही कर लेते थे भाई आगे सुरक्षा के नाम पे कर, ठीक है ना, तो कर वसूलते थे। तो ये जो है ना, इनसे है ना ये खतरनाक होता था। आज भी बड़े बड़े जहाज डूब जाते थे, तो उसमें तो कल्पना नहीं कर सकते कितने लोग मरते थे। ये बड़ा खतरनाक था व्यापार, ये जो जल मार्ग से होता था ना, क्योंकि इसमें समुद्र लुटेरे, एक तो उनसे खतरा, फिर कब कौन सा तूफान आ जाए उससे खतरा, तो एक खतरा था। लेकिन व्यापार मोटा था और इसके माध्यम से जो खूब धनी हो जाते थे लोग, है ना, मोटा व्यापार होता था, मोटा फायदा होता था। उससे क्या होता कि काफ़ी बड़े बड़े सेट होते थे। जैसे तमिल भाषा में एक इसका मसत्थुवन, ये 3 शब्द अपन ने देखे ना, मसत्थुवन, ये तमिल भाषा का शब्द है, बड़े सेट के लिए प्रयोग किया गया है। और फिर सत्वाह है ना, सत्वाह, ये प्राकृतिक भाषा में सत्वाह और शेठी, ये दोनों प्राकृतिक भाषा का शब्द है। ये उन्हीं बड़े बड़े व्यापारों के लिए प्रयोग हो रहे हैं जो जल मार्ग से व्यापार करते थे, ठीक है ना। और यह मस्तुवन, याद रखना मस्तुवन किस शब्द का है, तमिल भाषा का। आपसे सीधा पूछ सकते हैं मस्तुवन किस भाषा का है, तो तमिल भाषा का। और सत्वाह है जो, और शेठी है जो, ये दोनों प्राकृतिक भाषा के, ठीक है ना, प्राकृतिक भाषा के। अपन रोमन साम्राज्य की बात कर ही ली, तो अब वापस बार बार एक ही गीत करने से कोई फायदा नहीं है। फिर अपन व्यापार की बात होगी, ठीक है, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं आगे सिक्के, किसकी बात करते हैं, सिक्के और राजा। तो अपने सिक्के और राजाओं के बारे में काफी सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के किसे कहा जाता है, आपको सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। आहत सिक्के वह होते थे जैसे चांदी और तांबा होता था, या तो सिंगल चांदी या सिंगल तांबा, दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। तो उन दोनों को जब ये होते थे ना गर्म, तो इनको आहत मतलब दबा कर, जैसे मान लो कि ये पेन है, ये इस प्रकार से दबाते थे ना, तो उसमें इस तरह से गड्ढा हो जाता था। जैसे राजा की आकृति होती थी, तो उस आकृति को ऐसे दबाने से उस पर राजा की आकृति छप जाती थी, या कोई नाम था वो छप जाता था। तो आहत करके बनाने, इनका निर्माण करने का ये क्या कहलाते थे, आहत सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे, आहत सिक्के, ठीक है ना। अपने इन आहत सिक्कों के अलावा और भी सिक्कों के बारे में देखेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे सीधा पूछ ले कि सबसे पहले मूर्ति और नाम वाले सिक्के किसने चलाए, तो सबसे पहले अपनी मूर्ति और नाम वाले सिक्के चलाए वो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। किन्होंने चलाए, हिंद यूनानी शासकों ने। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, ये बोल दूं ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप याद करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मूर्ति और नाम वाले सिक्के किसने चलाए, हिंद यूनानी शासकों ने। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात हुई कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने चलाए, कुषाण शासकों ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर बात करें, ठीक है, एक तो सोने के सिक्के सबसे पहले, ठीक है ना, ये तो चलाए कुषाण शासकों ने। और शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध, ये शुद्ध सोने के सिक्के चलाए वो गुप्त साम्राज्य के समय सबसे सोने के शुद्ध सोने के सिक्के चला गए थे। गुप्त साम्राज्य को भारत का सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। इस समय जितना भारत प्रगति वाला है, इस समय जितना संपन्न है उतना कभी संपन्न नहीं रहा, ठीक है ना। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही ये सिक्के चला दिए गए। और सिक्कों के बढ़ने के फायदा क्या हुआ कि व्यापार विनिमय आसान हो गया। आज भी मुद्रा आसान है ना। पहले क्या करते थे, 50 किलो बाजरी देते थे, उसके बदले कुछ न कुछ दूसरी चीज लेते थे, मतलब वस्तु विनिमय था। तो लेकिन जब से ये नोट और ये सिक्के चलने लगे तो व्यापार आसान हुआ कि नहीं, मतलब आज हर काम आसान हुआ कि नहीं। 10 रुपए दे, पोए खा लिए, कुछ भी दिया और मतलब वो अपना काम खत्म हो गया। अब अपने को वो चीजें साथ में लेके नहीं घूमना, एक बाजरी का गट्टा लेके घूमते रहते कि यहाँ पर रखना है और बदले में साबुन सर्फ वगैरह लेके आने हैं, तो कितना मुश्किल होता वो काम, है ना। अब तो गए, अपना जो धान है वो बेचा, उसके बदले में सिक्के प्राप्त किए, और वरना वो इतना बड़ा पोर्ट ले घूमते रहो, सही ना। तो आज ये आसान हो ना, तो उस समय भी ये चीज़ आसान रही होगी। आज से और उस समय से कंपेयर करके चलोगे ना, आराम से सीख सकते हो। नई चीज़ क्या थी उसमें, ये सारी जो चीज़ें आज हैं वो भी उस समय से, बस उसमें सोने चांदी के काम थे। आज सोने चांदी के सिक्के काफ़ी रेयर केस में है, ठीक है ना। जैसे दुकानों पे चला तो ये नहीं घूमते। तो अपन कहाँ तक बात कर रहे थे, अपन मौर्य काल के सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं तो इनको इससे पता चलता है कि राजाओं के द्वारा चला गया था,
ठीक है ना। मौर्य काल के सिक्कों का अध्ययन करते तो पता चलता है कि ये मौर्य काल के राजाओं ने सिक्के जारी किए थे। लेकिन सिक्के और कौन कौन भी जारी करता था? सिक्के धनिक सेठ थे ना, ठीक है ना, और आम जनता भी, कभी कभी आम जनता भी सिक्के जारी करती थी, ठीक है ना। और धनिक लोग जो प्रभावशाली लोग होते थे ना, सेठ लोग, ये भी जारी करते थे और राजा भी जारी करते थे सिक्के, ठीक है ना। और मैंने कहा था प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे, और इन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हिंदू यूनानी शासकों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तब इन्होंने अपने सिक्के जो प्रतिमा और नाम वाले सिक्के चलाए थे, ठीक है। और जो ये कुषाण शासकों ने जो सिक्के चलाए ना, उनका आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पश्चिम शासकों द्वारा, कहाँ, एक तो रोमन सम्राट और दूसरे हैं ईरान। अब तो मुस्लिम कंट्री है, ये पहले एक पर्शियन संप्रदाय होता है, पर्शियन धर्म होता है, वो उनका था ये पूरा, ठीक है ना। और दूसरा पर्शियन शासकों, ईरान के थे पर्शियन शासक। जो इन्होंने सिक्के चलाए ना, उतने ही वजन के, जैसे इतना बड़ा नाप का है ना, और या 10 ग्राम 15 ग्राम का है ना, तो ऐसा ही सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया, इतने वजन का और इतनी नाप का, लगभग मतलब रोमन सम्राट और जो ईरान पर्शियन शासकों ने चलाए ना, उन्हीं के लगभग समान सिक्के अपने कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है ना। और फिर और ऐसे सिक्के कहाँ मिले? उत्तर और मध्य भारत के कई पुरा स्थलों से ऐसे सिक्के मिले, उत्तर और मध्य भारत के इलाकों से ऐसे कई पुरा स्थलों से ऐसे सिक्के मिले, ठीक है ना। और इनसे क्या संकेत मिलता है? इनसे संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं का और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, ठीक है। इनसे ये चीज का पता चलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं का और भारी मात्रा में खूब सारी वस्तुओं का बाहर भेजा जाता था और उनके माध्यम से सोने के सिक्के प्राप्त किए जाते, ठीक है। और कई पुरातन स्थलों से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। कौन से? रोमन सिक्के कई जो भारत के हिस्से हैं, उन भारत के हिस्सों में पुरातन क्षेत्रों से ये रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि जो राज्यों की सीमाएं होती थी, व्यापार उनसे भी परे होता था। ये किसी राज्य की सीमाओं में, राजनीतिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता था व्यापार। अगर रोमन साम्राज्य के सिक्के भारत में मिल रहे, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कब्जा थोड़ी किया था यहाँ पर, नहीं, लेकिन व्यापार होता था, इसलिए एक दूसरे के, जैसे आज भारत में भी डॉलर पाया जाता है ना, है तो अमेरिकन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक सीमाओं से परे था व्यापार, ठीक है ना। ये चीज अपने देख सकते हैं, ये बंधा हुआ नहीं था। और फिर अपन को देखते हैं कि तांबे के सिक्के, अपन तांबे के सिक्कों की बात करें। कौन से? तांबे। तो तांबे के सिक्के है ना, वो योद्धेयों ने जारी किए। किसने? सीधा पूछ सकते हैं तांबे के सिक्के किसने जारी किए? योद्धेय। ये कहाँ? पंजाब और हरियाणा, अपने हनुमानगढ़ वगैरह ना, यहाँ भी इन्होंने शासन किया था योद्धेयों ने, ठीक है ना। तो तांबे के बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, हजारों की संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इनसे पता चलता है कि योद्धेयों की भी रुचि व्यापार विनिमय में खूब थी, और ये पंजाब और हरियाणा में इनके तांबे के सिक्के इन्होंने खूब सारे मात्रा में जारी किए थे और हमें प्राप्त होते हैं। तो पता चल गया ना, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के थे वो गुप्त ने, और जो प्रतिमा और नाम के साथ जो सिक्के वो हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए, ठीक है ना। और जो कुषाण शासकों के सिक्के थे वो रोमन सम्राट के और पर्शियन शासकों के जो सिक्के थे प्रचलन है, उनके समान सिक्के थे, ठीक है ना। फिर तांबे के सिक्के किसने चलाए? योद्धेयों ने चलाए। ये सिक्कों के बारे में खास जानकारी अपने को प्राप्त होती है। और इन सिक्कों के कारण हमें, जब रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई जो व्यापार था ना, वो सीमाओं से, राजनीतिक सीमाओं से परे था, ठीक है ना। और 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, ठीक है ना। जब अपन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं ना, उस समय से तो ये सिक्के शुरू हुए थे, लेकिन 6ठी, और अपन कब तक पढ़ रहे हैं? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक अपन ये ना 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, यही तो कालखंड है ना। इसी कालखंड का 1200, लगभग 1200 साल का अपन कालखंड पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। यहाँ से तो अपन ने सिक्कों के प्रारंभ की बात करी, और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते तो क्या हुआ कि सोने के सिक्के ना उनका मिलना कम हो गया, काफी कम संख्या में वो प्राप्त होते हैं उस समय के। तो इनसे क्या पता चलता है? क्या उस समय आर्थिक रूप से मंदी आई थी? हो सकता है उस समय मंदी आ गई हो, या फिर हो सकता है लोगों ने इकट्ठे करना कम कर दिया हो, या फिर हो सकता है कई और भी कारण हो, या फिर जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनका पतन हो गया हो, और उसके कारण जो एक साझा व्यापारिक नीति थी
बाहर तक लंबे लंबे व्यापार मार्गों पर वो व्यापार मार्ग नष्ट हो गए होंगे, और जो ये व्यापार का तरीका था ये नष्ट हो गया था, और अब छोटी दूरी के व्यापार होने लगे। और जब लंबी दूरी के व्यापार होते थे तभी तो ये सोने के सिक्के वगैरह काम आते थे, जिनसे राजाओं को भी लाभ होता था। लेकिन जब ये व्यापार मार्ग ही छोटे हो गए और छोटे स्तर पर व्यापार होने लग गया तो इन सिक्कों का महत्व भी खत्म हो गया, और इसीलिए भी ये कम प्राप्त होते हैं। इसके 3-4 कारण अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का इसमें उदय हुआ था ना, ठीक है ना। और यह हो सकता है भाई उसमें प्रचलन थे लेकिन इनका संग्रह करके नहीं रखा। अभी 10 के नोट पुराने वाले खूब है, कौन संग्रह करके रखेगा इनका, कोई रखता है क्या। और ये अचानक से बंद हो गए, फिर मार्केट में दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार से उस समय भी किसी ने संग्रह करके नहीं रखा। अब अपन बात करते हैं अब कुछ मूल बातें के बारे में। ये जो अपना ये छठा तो हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब अपन मूल बातें हैं ना, इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं जरा सा। तो अपन क्या बात कर रहे थे, अब अपन मूल बातें बात कर लेते हैं। मूल बातें मतलब अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ है कि भाई अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो अभिलेखों का अर्थ बहुत आसान चीज़ है। अब तो अपने को आसान लगता है क्योंकि अपने को पता है भाई हाँ अर्थ निकाला जा चुका है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी अपने ने अभी तक देखा कि अभिलेख कई सारी चीज़ों के साथ अपने अभिलेखों पर ज़्यादा गौर किया। भाई कई ज़्यादातर चीज़ें अपने को अभिलेखों से प्राप्त हुई है। भाई अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या कोई और भी चीज़ें प्राप्त होती है, तो वो सारी अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन ये अभिलेख कैसे पढ़े गए, ये अभिलेख तो ऐसा तो है नहीं हिंदी में छाप के चले गए, श्रीमान अशोक जी ने ये इसमें ये युद्ध जीता, ये किया, धर्म का प्रचार किया, ये हिंदी में थोड़े लिखे हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे हैं, ये ज़्यादातर प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए थे ना, ठीक है ना। जो सबसे जो आधुनिक है ना, जो नवीनतम, जो लगभग नहीं, यहाँ पर ये बात कर सकते हैं अपन कि भाई जो अपेक्षाकृत जो नवीन अभिलेख थे ना वो तो लिखे गए थे संस्कृत में, लेकिन जो प्राचीन जो पुराने हैं ना अभिलेख वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। किसमें, प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत में लिखे गए थे। और लिपि कौन सी थी, खरोष्टी, नहीं खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों थी, खरोष्टी और ब्राह्मी। अब अपन यही जिक्र करेंगे कि ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया और खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो आज के जो वर्तमान के भारत की जो अधिकांश लिपियाँ ना उनकी ये माता है, ये ब्राह्मी। अधिकांश देवनागरी वगैरह ना, इन सब की माता कौन सी है, ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ये सारी आज के वर्तमान की जो लिपियाँ उत्पन्न हुई है। तो ये ब्राह्मी लिपि है ना कब पढ़ी गई, 1830 के दशक में, ठीक है ना। और अगर फैक्ट अपने एकदम देखें तो 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने, अपन ने ये शुरुआत में देख लिया था, जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी इसको पढ़ने में। और कैसे करी थी, जो यूरोपीय विद्वान थे इन्होंने क्या किया, आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की सहायता से जो आधुनिक बंगाली लिपि है और देवनागरी लिपि है, इन दोनों का अध्ययन किया और इनके पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। इनकी सहायता से इनमें जो चिन्ह इनको समान मिले इस ब्राह्मी लिपि से, उन लिपि के चिन्हों को इन्होंने मिलाया और उनसे इन्होंने अर्थ निकाला और 1838 में घोषणा कर दी कि हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता हासिल कर ली है, ठीक है ना। तो किस बंगाल की जो आधुनिक लिपि है उसके माध्यम से और देवनागरी लिपि के अध्ययन के माध्यम से और पुराने ग्रंथों के माध्यम से, जो पंडितों वगैरह की सहायता से, पुराने प्राचीन ग्रंथों की सहायता से इसको ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में इन्होंने सफलता हासिल की। और खरोष्टी लिपि की कहानी अलग है, खरोष्टी लिपि की कहानी अलग है। अपन ने कहा था सबसे पहले प्रतिमा और नाम वाले सिक्के किसने जारी किए थे, तो सबसे पहले प्रतिमा और नाम वाले सिक्के जारी किए थे वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे ना। तो इन्हीं हिंद यूनानी शासकों के जो लिखे गए ना वो सिक्के ही यहाँ पर काम आ रहे हैं। ये या तो ये इनकी मूर्ति बना दो, ठीक है, 4 टांगे हाथ बना दो, और यहाँ पर इन्होंने जो भी कुछ लिखा है ऐसा, ठीक है ना, जो लिखा, ये क्या करते थे कि अपना नाम लिखते थे, साथ के साथ अपनी पदवी लिखते थे। अपन ने कहा ना अपने नाम और अपनी पदवी लिखते थे। जैसे मान लो अपोलोडोटस, ये एक हिंदू यूनानी शासक था। इन हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के जिन क्षेत्रों में राज किया ना, उन क्षेत्रों से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों पर ये जैसे नाम प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या यूनानी भाषा में और खरोष्टी भाषा में, 2 लिपियों में, खरोष्टी और यूनानी 2 लिपियों में ये नाम लिखे गए हैं। कौन कौन सी में, खरोष्टी में और यूनानी में। अब यूनानी और खरोष्टी दोनों में एक ही नाम लिखा है, अपोलोडोटस नाम इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है। तो यूनानी शासक तो ये चीज़ जानते हैं ना भाई कि यूनानी लिपि,
नहीं, जो यूनानी विद्वान है वो तो यूनानी लिपि को समझते हैं ना, तो उन्होंने नाम लिखा था कभी ये अपोलोडोटस है, तो इसी को नाम को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे मान लो, ऐसे करके मान लो ये खरोष्ट लिपि है। तो अब इन्होंने अर्थ निकाला कि ये जो अ है वो यहाँ पर जो अ है अपोलोडोटस, ये भी नाम अपोलोडोटस है, तो अ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, इंग्लिश में ऐसा होता है और हिंदी में ऐसा होता है, मतलब इसमें खरोष्ट में ऐसा होता है। तो इन्होंने अर्थ निकाला कि ये अ है। इसी प्रकार से उन्होंने पूरी जो है ना खरोष्ट लिपि उससे सारे चिन्हों को पढ़ने में सफलता हासिल करी, और इस प्रकार से खरोष्ट लिपि और जो कि अपन को प्राकृत भाषा में दिखती है। कौन सी? प्राकृत। इसको प्राकृत रूप में पढ़ा है जेम्स प्रिसेप ने, ठीक है ना। इस प्रकार से इन दोनों ब्राह्मी लिपि को और खरोष्ट लिपि को पढ़ने में इन्होंने सफलता हासिल करी। और आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अगर पूछ ले ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अध्ययन किस प्रकार से संभव हो पाया, तो लिख दो ने कि भाई ब्राह्मी लिपि है जो बंगाली लिपि और देवनागरी लिपि के पुराने ग्रंथों को विद्वानों के माध्यम से, विद्वानों की सहायता से पढ़ा गया और उनके अर्थ निकाले गए। और खरोष्ट लिपि है वो हिंद यूनानी शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, उनके जो नाम और पदवी थी उसके आधार पर आपस में मिलान करके यूनानी, जो क्योंकि वो यूनानी और खरोष्ट लिपि दोनों में लिखे हुए थे, और इसलिए यूनानी और खरोष्ट लिपि के चिन्हों को सम्मिलित करके, मतलब उनका समानांतर रख के अध्ययन किया गया, और इस प्रकार से इन दोनों लिपियों को पढ़ने सफलता हासिल कर ली, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। ये अपन ने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है ना, और ये भी देख ली। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों में अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांश जो अभिलेख है वो अशोक से रिलेटेड है, लेकिन अशोक ने अपना नाम किसी भी अभिलेख में नहीं लिखा है। उसने अधिकांश जो अभिलेख है उनमें अपनी क्या किया, उसने अपनी उपाधियों को लिखा है। देवानंद पी है, अपन ने बार बार जिक्र करने से, समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है, आपको याद हो गया, देवताओं का प्रिय, ठीक है। एक पियदस्सी, मतलब दिखने में सुंदर, ठीक है ना। ये भी मतलब इसने अपनी उपाधि को उपयोग किया अपने नाम के बजाय, ठीक है। लेकिन फिर कैसे पता चलता है सारे अभिलेख अशोक ने जारी किए थे? तो जो सभी अभिलेख है ना उनकी लिखने की शैली, ठीक है ना, ठीक है, शैली, उनका विषय, ठीक है ना, और उनको लिपिबद्ध करने का तरीका, ठीक है ना, और ये कई सारी चीजें जैसे है ना। और भी अपन बात करें तो ये उपाधि वगैरह इनसे जो सभी जगह एक जगह ऐसी उपाधि दी गई है, उनका नाम करने का, लिखने का तरीका एक जैसा था, और विषय एक था शैली, भाषा, और पूरा लिपि जो विज्ञान है ना, सब में समानता है। इसलिए ऐसा लगता है कि भाई जहाँ भी ये प्राप्त हुए ना, ये सारे किसी एक ही शासक ने जारी किया था, और वो शासक देवानंद जो पियदस्सी है वो कौन था? वो था अशोक, ठीक है, वो कौन था? अशोक था, इसने जारी किए थे। लेकिन अब फिर समस्या ये आती है, तो क्या अपने को जब इनका अध्ययन करते हैं तो लेखकों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो जिन्होंने लेख को ये लिखे है ना, उन लेखकों के जो विचार थे उन मूल विचारों के साथ छेड़छाड़ नहीं जाए, वास्तव में वही पढ़ा जाए। लिख तो रहा है कि भारत की यात्रा अपन पढ़े पाकिस्तान की यात्रा, ऐसा नहीं हो, तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए। इस बात का विद्वानों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, जो पुरातत्व शास्त्री हैं सब लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरी समस्या ये भी है पता करने में कि भाई जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में जो भाषा होती थी, प्राकृत भाषा जो उपयोग में होती थी, क्या वो पूरे जो मौर्य साम्राज्य में एक समान थी? सभी जगह ऐसा ही मतलब इसी आदेशों का पालन किया जाता था, इसी प्रकार से समझी जाती थी। आज देख लो राजस्थान में तो मारवाड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, पंजाब में पंजाबी का होता है, गुजरात में गुजराती का होता है, तो सारी भाषा किसी को समझ में आती है क्या? थोड़े से अंतर में भाषाएं बदल जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो यहाँ पर क्या सभी जगह एक ये जो पाटलिपुत्र में प्राकृतिक प्रयोग होती थी, यही सब जगह प्रयोग होती थी, या सभी के लिए एक समान आदेश चलते थे? और या फिर अभिलेख है उनके स्थान वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जैसे कोई सराय के किनारे, कोई राजमार्गों के किनारे प्राप्त हुआ, कोई कहाँ प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पर अलग अलग अर्थ निकाल जा सकते हैं। क्या सभी के लिए ये व्यापार पर मार्गों पर आने जाने वाले जो व्यापारी थे या जो आम जन थे वो सभी उनको पढ़ते थे? क्या सभी पढ़े लिखे थे? नहीं, सारे तो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ अनपढ़ भी थे। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए सवाल खड़े करती है कि अपन इनको अभी भी स्पष्ट रूप से अपन नहीं जान पाए। कई सारे प्रश्न आज भी उमड़ घुमड़ रहे हैं अपने मन में। अपने मन में क्या मतलब सभी के लिए ये चीज़ थोड़ी और भी इसलिए जटिल हो जाती है क्योंकि जो अशोक ने ना कलिंग विजय की थी ना, कलिंग विजय, इसका वर्णन है इन्हीं अभिलेखों में है। लेकिन कलिंग जो था ना वर्तमान उड़ीसा, वहाँ पर ऐसा कोई लेख नहीं प्राप्त हुआ है जहाँ पर अशोक के विजय का वर्णन है।
मतलब अशोक दुखी होकर, कलिंग के युद्ध में ही दुखी होकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो धर्म की शिक्षा प्रसारित की थी इतनी सारी हत्या होने पर। लेकिन जिस विजय क्षेत्र को इसने विजित किया था उसी क्षेत्र में इसके विजय से संबंधित, इसके मतलब विजय से संबंधित तो है, लेकिन मतलब इसके करुणा झगड़े का कोई उल्लेख नहीं है किसी भी अभिलेख में, उड़ीसा में ऐसा कोई अभिलेख नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, क्या राजा का मन इतना कमजोर हो गया था कि जिस क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त की थी और जहाँ से उसको करुणा उमड़ी थी, उसका भी वर्णन वो उस क्षेत्र में नहीं कर पाया। क्या वो इतना दुख में डूब गया था। ये कई सारी चीज़ें हैं जो अपने को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अब फिर आप ये देख लिए, फिर अपन देखेंगे अभिलेख साक्ष्य की सीमा। तो अभिलेख साक्ष्य की सीमा भी तो होती है, अपन ने जैसे पिछले पार्ट में भी कई सारी जिक्र किया है। तो इसकी सीमा क्या क्या है, इन सीमाओं के 3-4 अपने पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखने के बजाय सुनने पे ध्यान देना। एक तो ये क्या है कि बहुत अस्पष्ट रूप से लिखे जाते थे, मतलब गहरे नहीं लिखे जाते थे और समय के हिसाब से ये धुल जाते थे। मतलब आज इतने गहरे नहीं रह गए तो इनके, जैसे इन्होंने तो ऐसा लिखा होगा, लेकिन आज इतना मिट गया इतना ही बचाओ, या ऊपर से मिट गया इतना ही बचाओ। तो अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, उन्होंने पूरा अ लिखा था लेकिन इन्हें इतना स्पष्ट नहीं लिखा, आज तो ऐसा मिट गया, अब इसका क्या अर्थ निकालेंगे, नहीं निकल पा रहा ना। तो कम गहरे खुदे होने के कारण या कई और कारणों से आज नहीं पढ़े जा सके। एक पहले पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जितने भी अभिलेख थे सारे सारे आज मिलते नहीं, समय के हिसाब से कई सारे नष्ट हो गए। जैसे तूफान वगैरह आ गए तो पानी में डूब गए, या फिर पानी के साथ खत्म हो गए, घिस गए, या टूट गए, बिखर गए, या किसी ने चिनाई में वगैरह में प्रयोग ले लिया। तो दूसरा कारण यह हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा कारण है कि ये विशेष कार्यक्रम होते थे ना, विशेष प्रोग्रामों पर ही इन अभिलेखों का जिक्र किया जाता था, इन अभिलेखों पर उल्लेख किया जाता था। जो आम दिन थे, आम जनता थी, उनके बारे में तो अपने को इनसे कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कि आज भी कोई शिलापट वगैरह हर घर में लगवाते फिरते हैं, क्या पट नहीं लगवाते ना। तो कोई चौराहा है उसका लोकार्पण हुआ है, वो लोकार्पण किसने किया है, किस योजना तहत किया है, वो योजना ही तो है, बाकी सरकार के बारे में थोड़ी जिक्र होता है सारा। तो उस समय भी ऐसी चीज़ें थी। तो ये सीमाएँ थी। एक चौथी सीमा और अपन देख लेते हैं कि ये 3 सीमा तो ये हो गई। और ये भी संभव नहीं है कि पूर्ण रूपेण जो जिस रूप से ये लिखे गए थे, उन्होंने तो मान लो वर्णन किया हो कि जैसे उन्होंने तो सेव का वर्णन किया और अपना आम पढ़ रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि सेव का वर्णन उन्होंने किया और अपने सेव रूप में ही पढ़े, अपना हो सकता है उसको कड़ा मान के पढ़ ले, ठीक है ना। तो जिन शब्दों में उन्होंने लिखा, जिन विचारों के रूप में उन्होंने लिखा, वो संभव ही नहीं है कि उन मूल विचारों के रूप में अपन इनको पढ़ सके। तो ये 4 समस्याएं क्या क्या। एक तो अस्पष्ट और कम गहरे खुदे होने के कारण इनको पढ़ने में संभव नहीं है। दूसरा कि सारे के सारे मिलना संभव नहीं है, अधिकतर जो है अभिलेख वो नष्ट हो चुके हैं। तीसरा, जो विशेष दिनों की या शहरी क्षेत्रों के लोगों के बारे में या फिर राजाओं के बारे में, इनके बारे में जिक्र है, ग्रामीण जनता के बारे में या फिर आम जनता के बारे में वगैरह इनके बारे में नहीं है। और विशेष अवसरों के बारे में, आम दिनों के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। चौथा कि जिस रूप में लिखे गए, जिस उद्देश्य से लिखे गए, उन उद्देश्यों को आज प्राप्त करना आसान है क्या, कि भाई ये इतनी उद्देश्य लिखे गए, ये कंफर्म किसी भी चीज़ में नहीं कह सकते, ठीक है। ये अपना पाठ हुआ खत्म, और काफ़ी लंबी हो गई वीडियो हमने खींचते भी, चलो कोई बात नहीं। और ये पाठ भी इसके साथ होता है खत्म। इसमें जो मूल चीज़ें थी वो अपने ने देख ली, और जो ज़्यादातर मूल चीज़ें आपने कवर कर ली। ये जो डब्बों में है आपके किसी काम के नहीं है, मटेरियल इतना ही काम का है, ठीक है ना। इसको आप 1-2 बार देखोगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपनी भाषा में लिखना सीख जाओगे। और जो अपनी भाषा में लिखेगा नंबर उसी को मिलते हैं भैया। और रटा के तो आप कितने जाओगे, मेमोरी तो बहुत बड़ी है अपने दिमाग की, लेकिन अपन की याद करने की कैपेसिटी कितनी है, अपन कितने की याद कर पाएंगे। अपन समझ पाएंगे तो पूरी किताब है ना 1 दिन में पढ़ सकते हैं, और रट लिया तो पूरे 2-3 साल ही कम पड़ जाएंगे, समझ गए ना। तो रटना नहीं है, समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और अपन कल चर्चा करेंगे अगले पाठ पर। अपने 2 पाठ हो चुके हैं कंप्लीट। पहला ईरबंद का तथा अस्थियां हो गया और राजा किसान और नगर हो चुका है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले में, और तब तक अध्ययन करते रहिए बढ़िया। और राम राम, शुभ रात्रि।